हेलो दोस्तों। देखिए आज हम आप लोग को जा रहे हैं पढ़ाने प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस तो PRESENT प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। देखिए इससे पहले हम आप लोग को बता देते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। इसका मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। तो टेंस किसे कहेंगे? टेंस किसे कहेंगे? हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट इन डिफिनिट टेंस। तो बताइए टेंस किसे कहते हैं? तो आप लोग देखिए ध्यान से, कितने लोग कहेंगे कि टेंस का मतलब होता है समय या काल। समय या काल। अगर टेंस का मतलब समय या काल होता तो बताइए, हम जब कहते हैं टाइम, केवल समय कोई पूछता है तो हम टाइम कहते हैं, तो वहां पर टेंस क्यों नहीं बोलते हैं? तो टेंस का मतलब केवल और केवल समय या काल नहीं होता है। टेंस का मतलब होता है, देखिए ध्यान से, टेंस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। टेंस का एक मतलब होता है एक्शन, एक्शन, और एक होता है टाइम। टेंस को एक्शन का हिंदी होता है कार्य और टाइम का हिंदी होता है समय या काल। तो यहां से आप लोग टेंस की परिभाषा बना सकते हैं। टेंस दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, टाइम और एक्शन। टाइम और एक्शन। तो टाइम का हिंदी होता है समय या काल, एक्शन का हिंदी होता है कार्य। तो इसकी परिभाषा आप लोग कह सकते हैं कि निश्चित समय पर, निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना या कहना टेंस कहलाता है। देखिए आप लोग जब भी पढ़े हैं तो केवल यही पढ़े होंगे कि जो टेंस होता है इसका हिंदी केवल समय होता है या समय या काल। तो आप ही लोग बताइए, अगर टेंस का मतलब केवल समय और काल होता तो क्या हम टेंस को टाइम कह सकते थे? लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है। टाइम प्रेजेंट, देखो टाइम पास्ट कहीं नहीं लिखा होता, हमेशा लिखा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो कहीं लिखना चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम। आप लोग ऐसा नहीं देखे होंगे। क्यों? क्योंकि टाइम का हिंदी होता है समय या काल, जबकि टेंस का मतलब होता है किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को करना या बताना, कहना या बताना टेंस कहलाता है। किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना या कहना टेंस कहलाता है। तो आप लोग इसको चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि किसी निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना या कहना टेंस कहलाता है। अब देखिए, तो इसमें हम दो चीज आपको समझाएंगे। एक समझाएंगे समय के बारे में और एक बार समझाएंगे कार्य के बारे में। तो पहले हम आपको समझा रहे हैं समय के बारे में, क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए हमें दोनों की आवश्यकता होती है। एक आवश्यकता होती है समय की, दूसरी टाइम, एक्शन की। सबसे पहले देखिए टाइम के बारे में कुछ बता रहे हैं। टाइम, ध्यान से समझिए, टाइम को हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो टाइम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कोई भी टाइम को या समय को डिवाइड नहीं कर सकता, लेकिन पढ़ने के लिए इसे हम तीन भागों में बांट सकते हैं। समय हम लोग कोई भी वाक्य को समझने के लिए, टेंस को पढ़ने के लिए इसको तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो देखिए, जब भी मान लीजिए मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, इस समय बोल रहा हूं, तो समय कौन सा है? प्रेजेंट। तो जब कोई एक्शन शुरू होता है तो वह शुरू होता है कहां पर? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट समय में। जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, तो जो भी कुछ बोल रहा हूं वह प्रेजेंट समय है। और जो प्रेजेंट बीतता है वही बन जाता है पास्ट। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, कुछ में बाद समय का हो जाएगा
समय बीत जाएगा, और जब समय यह बीत जाएगा तो यही बनेगा पास्ट। जैसे मान लीजिए मैं आप लोग को आज पढ़ा रहा हूँ टेंस, टेंस के बारे में कुछ बता रहा हूँ, तो आप लोग कल क्या कहेंगे कि कल वह टेंस पढ़ाए थे, इसका मतलब वह समय का हो गया, बीत गया। जब समय बीत गया तो वही बनता है पास्ट। तो जो प्रेजेंट समय होता है यही बनता है पास्ट। आप कोई भी कार्य आपको करना है तो उसको प्लान कहाँ करेंगे, एक फ्यूचर में। कोई भी आपको कार्य करना है तो सोचेंगे कहाँ, फ्यूचर में। आप कोई भी एक्शन करना है आपको तो आप उसे फ्यूचर में सोचते हैं और पास्ट में, प्रेजेंट में करते हैं। जैसे मैं अभी कुछ बोला तो वह समय प्रेजेंट में था, लेकिन जैसे 1 सेकेंड बीता वह किस में चला गया, पास्ट में। 1 सेकेंड अगर बीत गया तो वह किस में जाता है, पास्ट में। और 1 सेकेंड पहले का जो समय होता है वो होता है फ्यूचर में। इसका मतलब कि प्रेजेंट कभी स्थिर नहीं रहता है। आप भी बताइए, मैं अभी अभी जो बोला वह किस में गया, प्रेजेंट में। अभी अभी जो भी बोला वह भी पास्ट में चला गया। आज जो सोच रहा हूं बोलने के लिए वह कहाँ है, फ्यूचर में। इसका मतलब कि अगर 1 सेकेंड भी बीत गया तो पास्ट में, और 1 सेकेंड आने वाला किसमें है, फ्यूचर में। 1 सेकेंड जो आने वाला है वो अभी किसमें है, फ्यूचर में। 1 सेकेंड जो आने वाला समय है वो अभी किसमें है, फ्यूचर में। अब इनके बारे में आप लोग कुछ न कुछ समझ लिए। अब देखते हैं एक्शन के बारे में। एक्शन मीन्स कार्य। तो बताइए, कोई आप कार्य करेंगे तो सबसे पहले वह किस में रहेगा, कंटिन्यूअस में। जैसे मैं यहाँ चुप्पी मार खड़ा हूं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा आप लोग सर बोल रहे हैं मतलब कंटिन्यूअस में। जैसे मान लीजिए मेरे सामने कोई भोजन रखा है, मैं उसे बस देख रहा हूँ, उस पर कोई एक्शन नहीं कर रहा हूँ, वहाँ कोई एक्शन अभी चालू नहीं है। लेकिन जैसे ही खाना स्टार्ट करूंगा आप लोग देखेंगे तो कहेंगे सर खा रहे हैं। खा रहे हैं इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस है, खा रहे हैं इसका मतलब कंटिन्यूअस। तो कोई भी एक्शन जब शुरू होता है तो वह आता है कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में। अब तो कोई भी आप एक्शन को जब शुरू करते हैं तो वह किस में रहता है, कंटिन्यूअस में। और जैसे ही वह पूरा हो जाएगा तो बताइए, मैं खाना खा रहा हूं इसका मतलब जीवन भर खाता ही रहूंगा, नहीं। वह खाना जो है कुछ समय बाद का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा पेट भर जाएगा। और जब पेट भर गया, खाना खत्म हो गया, तो जो कार्य कर रहे थे वह पूर्ण हो गया। और जब पूर्ण हो गया तो उसी को कहते हैं परफेक्ट, उसी को कहते हैं परफेक्ट। जो काम पूरा हो गया उसी को क्या कहते हैं, परफेक्ट। जैसे मान लीजिए कोई अध्यापक आया स्कूल में और बोल दिया कि आप लोग एक लेसन अभी लर्न कीजिए, मैं कुछ समय बाद आता हूं और आप लोग से पूछूंगा। और अध्यापक चला गया और कुछ समय बाद आया तो बच्चों से पूछा कि बताइए आप लोग कुछ याद किए। तो बच्चों लोग को याद नहीं है तो वे लोग क्या बोलेंगे, सर याद कर रहा हूं मतलब कंटिन्यूअस। लेकिन अध्यापक पूछेंगे कि मुझे कंटिन्यूअस नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि कितना परफेक्ट हुआ, मतलब आप लोग को कितना याद हुआ इतना समय में। वह परफेक्ट मांगता है, लेकिन हम लोग कंटिन्यूअस में जीना चाहते हैं। तो जो काम हो रहा है वह कंटिन्यूअस में, लेकिन जो काम समाप्त हो गया उसे कहेंगे परफेक्ट। तो कोई भी एक्शन जो होता है वह कंटिन्यूअस में शुरू होता है और जब वह पूरा होता है तो उसे बोलते हैं परफेक्ट। अब मान लीजिए यदि आपको कोई काम दे दिया जाए, दिवाली आ रही है, मान लीजिए दिवाली पर आपको घर की साफ सफाई करनी है, तो आप लोग घर की साफ सफाई करेंगे नहीं, भाग जाएंगे खेलने के लिए इधर उधर। लेकिन आप लोगों को अगर लालच दे दिया जाए कि इस बार घर की पूरी सफाई आप लोग कीजिए, आप लोग को दिवाली के दिन हम आईफोन दिला देंगे, आप लोग बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो कहेंगे कि कर दीजिए इसको। तो बताइए, आप लोग को हम कह दिए कि इस पूरे घर की, मान लीजिए हम नहीं कहेंगे, आप लोग को पिताजी कह दिए कि इस पूरे घर की सफाई कर दीजिए, और दिवाली के दिन
हम आपको आईफोन दिलाएंगे, आप प्रसन्न हो जाएंगे और घर की सफाई में जुट जाएंगे। तो आपके पिताजी आपको कहकर चले गए, आप खुशी खुशी पूरे घर की सफाई करने लगे। अब बताइए, यदि आपके पिताजी आधा घंटा बाद आते हैं तो बताइए उस समय वह क्या देखेंगे। आपके पिताजी आपको कहकर चले गए, आपने घर की साफ सफाई में लग गए और आपके पिताजी गए घूम कर, आधा घंटा बाद घर पर आए तो वह क्या देखेंगे? वह यही देखेंगे कि आपने कुछ काम कर लिया है, मतलब घर की सफाई कुछ कर लिया है, आप कुछ कर रहे हैं। तो बताइए, कुछ काम कर लिया है तो जो कर लिया है वह तो परफेक्ट है, लेकिन जो अभी कर रहे हैं वह कॉन्टिन्यूअस में है। तो यहां से उत्पन्न होता है एक नया सेंटेंस, इसको नाम दे दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, एक नया नाम दे दिया गया इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे कोई लंबा समय तक कोई कार्य करना है तो आधे समय तक उसकी कुछ कम समय तक कुछ कार्य किए करते रहेंगे, जो कार्य पूरा हो गया है उसे कहेंगे परफेक्ट, और जो कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। उस वाक्य का एक नया नाम दे दिया गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए, अब समय से हम एक्शन को रिलेट करते हैं, समय को एक्शन से क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो रिलेट कीजिए, तो देखिए बनेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए ध्यान से, आपको समय समझाए हैं, एक्शन समझा दिए, अब दोनों को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे, क्योंकि टेंस की परिभाषा यही कहती है कि निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना या करना टेंस कहलाता है। इस समय हो गया और यह कार्य हो गया, दोनों को क्या करेंगे? रिलेट करेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट पर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर का भी बना सकते हैं। तो कहेंगे सर इंडेफिनिट कहाँ गया? हम तो पढ़ा रहे हैं आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नामो निशान नहीं है। तो इसका नाम ही है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। लेकिन यहाँ परिभाषा में हम क्या बोल रहे हैं कि निश्चित समय पर किसी कार्य को बताना या करना टेंस कहलाता है, लेकिन यह तो है अनिश्चित, इसलिए इसको टेंस की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। लेकिन आप लोग पढ़ने के लिए या हम लोग को पढ़ने की सुविधा में भी इसे हम टेंस में ही पढ़ते हैं। अगर टेंस की परिभाषा से देखा जाए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यह सब टेंस से बाहर होते हैं, क्योंकि अभी समय निश्चित नहीं है। मैं कल स्कूल जाऊंगा तो यह निश्चित नहीं है कि कल आप स्कूल जा ही सकते हैं, हो सकता है कुछ घटना घट जाए आप स्कूल ना जा पाए। तो जो फ्यूचर है और इंडेफिनिट है वह दोनों लोग, जैसे आप लोग कहेंगे कि इंडेफिनिट प्रेजेंट कैसे हो गया? मैं पढ़ा रहा हूँ तो बात सत्य है, निश्चित समय भी है, तो टेंस में होना चाहिए, लेकिन क्या बोल दिए मैं पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो क्या निश्चित है? मैं पढ़ाता हूँ निश्चित है, लेकिन समय निश्चित नहीं है कब पढ़ाता हूँ। जब समय निश्चित नहीं है इसको बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस। मैं खाना खाता हूँ, मैं घर जाता हूँ, लेकिन निश्चित समय नहीं है। मैं खा रहा हूँ मतलब इसी समय काम कर रहा हूँ तो निश्चित समय है। मैं खा लिया, इसका मतलब निश्चित समय पर कार्य किए होंगे, लेकिन मैं खाता हूँ तो बताइए क्या यह निश्चित समय है? आप बता सकते हैं मैं कब खाता हूँ? नहीं, इसलिए कहा गया इसे इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस। तो एक बार आप इसको ध्यान से देखिए कि टेंस की उत्पत्ति यहीं से की जाती है। यह समय है और एक्शन, जब दोनों में हम संबंध स्थापित करते हैं, इन दोनों को रिलेट करते हैं, तो टेंस की उत्पत्ति ऐसे होती है। आप लोग इतना रफ कर लीजिए,
अब देखते हैं, चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। अब ध्यान से सुनिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी अगर पहचान देखी जाए आप लोग को ट्रांसलेट करने के हिसाब से, तो होती है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ, जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। लेकिन आप लोग जब उच्च लेवल से पढ़ेंगे तो थोड़ा इसमें और जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में किसी के आदति कार्य को बताता है, हैबिट को बताएगा, किसी के रूटीन को बताएगा, या किसी के डेली कार्य को बताता है। अब ध्यान सुनिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है या किसी के हैबिट को दिखाता है, किसी के रूटीन को दिखाता है, या किसी के डेली कार्य को बताता है। जैसे मैं सिगरेट पीता हूं, या मेरा हैबिट है, तो ये इसको शो करने के लिए जो काम करेगा वह कौन करता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं खाना खाता हूं, या मेरा डेली काम है, तो देखिए ध्यान से, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है यह किसी के डेली के काम को बताएगा, रूटीन को बताएगा, या उसके आदत को बताता है। लेकिन जब आप हिंदी से अंग्रेजी बनाएंगे तो सिंपल भाषा में आप लोग समझ सकते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब मुख्य क्रिया किसे कहेंगे? मेन वर्ब किसे कहेंगे? अब आप प्रश्न यह भी उठ सकता है कि मेन वर्ब किसे कहते हैं? मेन वर्ब छोड़िए, मुख्य क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट इज द वर्ब? वर्ब क्या है? तो वर्ब को हम परिभाषित कर सकते हैं कि वह शब्द जिससे किसी कार्य का होने या करने का बोध हो। वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने या करने का बोध हो, उसे हम क्रिया कहते हैं। आप लोग के लिए एक नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब सबके बारे में डिटेल बताएंगे। आज चलते हैं, केवल इतना जान जाइए कि जो वर्ब होता है यह किसी काम को होने या करने का बोध कराता है, उसे कहते हैं क्रिया। तो परिभाषा आप लोग पहचान लिख सकते हैं इसका, कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कहलाते हैं। दूसरी बात कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डू या डज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन्हें कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और पहचानने के लिए किसी के आदती कार्य को बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे, अपने रोजमर्रा के कार्य को बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर कोई कार्य फ्यूचर में हो परंतु फिक्स हो, उसको भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे कल प्रधानमंत्री मुंबई, पाकिस्तान छोड़िए अमेरिका जाएंगे, तो बताइए यह पब्लिकली अनाउंस्ड है कि कल प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहे हैं। तो यह कार्य क्या है? फिक्स है कि वह कल जा रहे हैं, तो उससे पहले कुछ व्यवस्थाएं की गई होगी, इसका मतलब फिक्स है कि वह कल जाएंगे ही जाएंगे। तो यह कार्य फिक्स हो चुका है, और जब कार्य फिक्स हो चुका है इसको भी किस में बनाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर मान लीजिए किसी की शादी पड़ी है आज से 2 महीना 3 महीना बाद,
तो वह फ्यूचर में है, लेकिन वह कार्य फिक्स हो चुका है, पब्लिकली अनाउंस हो चुका है कि इन बच्चे की या इस बच्ची की शादी पड़ चुकी है जनवरी या फरवरी में। तो बताइए जनवरी या फरवरी अभी आने वाली है, तो वह समय तो फ्यूचर है लेकिन उसको बनाएंगे हम प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल पहचान के लिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं आते हैं, ऐसे वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू या डज, डू या डज। देखिए जब डू का डज का प्रयोग कब करेंगे, डज का प्रयोग तभी करेंगे जब कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का हो। जब कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का हो। और डू का प्रयोग कब करेंगे, इनके अलावा सभी कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करेंगे। डज का प्रयोग थर्ड पर्सन के एक वचन के साथ करते हैं, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे। फर्स्ट पर्सन में आता है आई वी, सेकेंड पर्सन में आता है यू, अब बाकी सब ही सी इट दे नेम आदि शब्द ये आते हैं थर्ड पर्सन में। आप लोग इन दोनों को याद रखिए कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, बाकी सब थर्ड पर्सन में। तो जब कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का हो तो उसके साथ लगाते हैं डज, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया होती है वह डू या डज होती है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बताता किसको है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किसी के हैबिट को, रोजमर्रे के कार्य को, रूटीन को बताता है। तो आज इसका हम लोग पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। आज आप लोग को हम बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसका मतलब हिंदी वाक्य मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आज आप लोग को केवल बता रहे हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस, और इसका हिंदी मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्य में हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका नियम होता है बनाने का सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें जोड़ेंगे यस या ईयस, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखते हैं अदर वर्ड। लेकिन ऐसा कब करेंगे, जब कर्ता होगा, ऐसा तभी होगा जब कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का होगा, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ, अन्य कर्ताओं के साथ इस क्रिया में यस यास न जोड़कर क्रिया को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो जब कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का हो तो हम क्रिया में यस या ये जोड़ते हैं, लेकिन अन्य कर्ताओं के साथ क्रिया ज्यों की त्यों लिख देते हैं। आप लोग यह समझ चुके होंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया होती है डू या डज, इसके सकारात्मक वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसमें क्या जोड़ते हैं,
मेन वर्ब में यस या यस जोड़ेंगे, लेकिन कब? जब कर्ता होगा थर्ड पर्सन के एक वचन का तब, और अन्य सभी कर्ताओं के साथ क्रिया ज्यों की त्यों लिख देते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे बोल दिए राम सुबह टहलने के लिए जाता है। राम सुबह टहलने के लिए जाता है। अब ध्यान सुनिए, राम सुबह टहलने के लिए जाता है, अंत में जो जाना है ये मुख्य क्रिया है। अब मुख्य क्रिया में क्या जुटा है? ता है, ती है। जब मुख्य क्रिया में ता ती जुट गया तो आके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, आ कैसा है? अफर्मेटिव। और जब अफर्मेटिव है तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। और एक बात ध्यान सुनिए, जब कर्ता टेंस में हो तो हम कर्ता को पहचानने का तरीका यही होता है कि प्रश्न पूछेंगे कौन से, अंत में प्रश्न कैसे पूछेंगे? कौन से। टहलने के लिए जाता है कौन? जाता है कौन? राम। तो कर्ता क्या हो जाएगा? राम। इसके बाद लिखेंगे मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या है? जाना, गो टू। एक बात और गौर कीजिए कि जो राम है यह थर्ड पर्सन का है और एक वचन है, तो क्रिया में क्या जोड़ेंगे? यस। गोज टू, जाता है। अब लिख दीजिए अदर ऑब्जेक्ट, तो इसमें है नहीं तो अदर वर्ड लिख दीजिए, तो गो टू वॉक, गो टू वॉक इन, गो टू वॉक इन मॉर्निंग। अब इसके और एक बात ध्यान दीजिए कि यस और ईयस, तो कब यस जोड़ेंगे कब ईयस। देखिए वर्ब के अंत में यदि वर्ब VERB वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, डबल यस है, CH है, यक्स है, ओ है, डबल यस है, CH है, यक्स है और जेड है, तब जोड़ेंगे ईयस। अगर कर्ता थर्ड पर्सन के एक वचन का हो तो क्रिया में यस या ईएस जोड़ते हैं। तो ईएस कब जोड़ेंगे? जब क्रिया के अंत में ओ हो, डबल यस हो, CH हो, यक्स हो, जेड हो, तो क्या जोड़ेंगे? ईएस। और अन्य सभी क्रियाओं में क्या जोड़ते हैं? यस। इतना आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही काफ़ी है। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य बच्चों तक भी पहुंचाइए। अब आप लोग को आगे हम पढ़ाएंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। इसके अगले वीडियो में आप समझाएंगे, तब आएंगे वापस टेंस पर। आज के लिए इतना धन्यवाद।